स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि सुबह 7 बजे हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आपको डेली दिया जाता है, जिसमें पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और भी क्वेश्चन जो हम डे टू डे डिस्कस करते रहते हैं, जिसमें साइंस की क्विज और यहाँ पर मैथमेटिक्स की क्विज, ये सब डिस्कस करते रहते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहें तो उसकी भी लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे दे रखी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। रेलवे ने फर्स्ट सीईओ कौन है? एक अपॉइंटमेंट हुए हैं। सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अभी तक ये पद रेलवे में नहीं होता था। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इनकी फोटो दिखाता हूं। भारतीय रेलवे के पहले सीईओ बने हैं बीके यादव। अब इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूं कि अभी तक क्या हुआ था कि 2019 में रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन हुआ, और इस पुनर्गठन का कब होना था? ये दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, और हाल में ही यह तय हो गया है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को अब क्या कहा जाएगा? रेलवे का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इसमें सीईओ के साथ साथ 5 सदस्य बनाए गए हैं। इसमें सीईओ होंगे बीके यादव, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हेड होगा उनको प्रदीप कुमार होंगे, रोलिंग स्टॉक के होंगे पीसी शर्मा, बिजनेस डेवलपमेंट के भी पीसी मिश्रा, और यहां पर फाइनेंस संभालेंगे मंजुला रंगराजन। अब यहां पर अगर बात की जाए कौन कौन से पद समाप्त कर दिए गए हैं, तो सदस्य स्टाफ, सदस्य इंजीनियरिंग, सदस्य रोलिंग स्टॉक, ये 3 पद यहां पर समाप्त कर दिए गए हैं। और रेलवे के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं ऑप्शन नंबर डी, बीके यादव। यह क्यों बनाया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद? क्योंकि यहां पर हम एक्स्ट्रा पदों को समाप्त करना चाह रहे थे। तो एक्स्ट्रा पद कौन कौन से समाप्त हो गए हैं? सदस्य स्टाफ, सदस्य इंजीनियरिंग और रोलिंग स्टाफ, ये 3 पद यहां पर समाप्त कर दिए गए हैं। और यह पुनर्गठन कब से चल रहा था? दिसंबर 2019 से, और हाल में ही ये कंप्लीट हो गया है। और जो वर्तमान रेलवे के चेयरमैन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव को सीईओ पद पर अपॉइंट कर दिया गया है। अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन क्या कहलाएंगे? रेलवे के सीईओ। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? तो आइए मैं आपको डिटेल से समझा दूं कि ये मिशन कौन सा है। ये है मिशन कर्मयोगी। ये ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, मिशन कर्मयोगी। आपको मैं डिटेल से बताता हूं। हाल में मोदी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, और इसके पीछे क्या उद्देश्य है वह आपको मैं डिटेल से बता देता हूं। तो इस कार्यक्रम का अंतर्गत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारी को कवर किया जाएगा। तो यहां पर कोई भी सरकारी कर्मचारी इससे बाहर नहीं जाएगा। और ये मिशन कर्मयोगी किस लिए है? बेसिकली क्या है, यहां पर जो संस्थागत ढांचा होता है, प्रधानमंत्री को एचआर परिषद, क्षमता विकास आयोग और डिजिटल परिसंपत्तियों के डेवलपमेंट का यहां पर हेड बनाया गया। अब बात करें मिशन कर्मयोगी को, भारतीय सिविल सेवक जो हमारे इंडियन सिविल सर्विसेज से लोग सिलेक्ट होते हैं, उनमें सेवकों को और अधिक रचनात्मक और उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, इनोवेटिव बनाने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। और इस मिशन का नाम दिया गया है मिशन कर्मयोगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड में एक नई आकाश गंगा, जैसे क्या कहते हैं, गैलेक्सी की खोज की है। इसका नाम बताना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इस गैलेक्सी की फोटो दिखाता हूं, और ये इंडियन खगोलविदों के द्वारा किया गया है। तो यह भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, राइट। और हाल में ही इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, UDFS-01। और इसकी दूरी पृथ्वी से कितनी है? तो इसकी दूरी की बात करें तो इसकी पृथ्वी से दूरी है 9.3 अरब प्रकाश वर्ष। अरब प्रकाश वर्ष, इतनी दूरी पर यह आकाशगंगा है। और इसको किसने देखा है? भारतीय खगोलविदों ने। और इसका नाम क्या रखा है? UDFS-01, जिसकी फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहां पर हमारा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यह है आज का हमारा लकी क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको मैं डिटेल से बता दूं कि इस क्वेश्चन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 2019 में भारत का स्थान था 52, और यहां पर 4 अंकों की बढ़त हासिल की है। भारत पहली बार 4 पायदान ऊपर गया है। और यहां पर बात करें, भारत पहली बार टॉप 50 में आया है। अब आपको मैं इमेज दिखाता हूं ग्लोबल इंडेक्स की, और इसके बारे में बताता हूं कि बेसिकली निकाली क्यों जाती है और इसको निकालता कौन है। तो यहां पर बात की जाए, ग्लोबल इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड, और दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर ब्रिटेन
और 5वें पर नीदरलैंड। यह रैंकिंग निकालता है WIPO, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। WIPO इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये निकालता है WIPO। और कौन सी इंडेक्स जारी करता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। और इसमें हाल में ही भारत का स्थान पहली बार टॉप 50 में आया है। आपको इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। यह क्वेश्चन हमने परसों के क्विज सेक्शन में डिस्कस किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई नीति को कायम रखा है? तो रसिया ने हाल में ही भारत के एक पड़ोसी देश के साथ कोई भी हथियार सप्लाई ना करने की नीति को कायम रखा है। आइए मैं आपको डिटेल से दिखाता हूं। यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय के रूप में देखा जा रहा है। रसिया पाकिस्तान को कोई भी हथियार सप्लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है? हथियारों का मिसयूज। यह हथियार किसको सप्लाई हो जाते हैं? आतंकवादियों को। और आतंकवादी क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं। आपने यहां पर देखा होगा हाल में ही वहां पर बहुत सारे बच्चों को डेथ कर दिया गया था, बच्चों का मर्डर कर दिया गया था। तो ऐसे कुकृत्य वहां पर किए जाते हैं जिसके कारण से रसिया ने पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई नीति में रखा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने रसिया के साथ 2 बार में 1 बार होने वाली 2 बार से समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी, इसका नाम क्या है? इंदिरा नेवी बंगाल की खाड़ी में आरंभ किया है। और यह कौन सा वहां संस्करण होगा? तो आपको मैं डिटेल से बता दूं कि यह भारत और रसिया दोनों मिलकर कर रहे हैं। इंडिया और रसिया की यह कॉमन 2 ईयर एक्सरसाइज है, 2 साल में 1 बार होती है। और इसका नाम क्या है? इंदिरा नेवी। इसके बारे में हमने कल भी देखा था, इंदिरा नेवी एक्सरसाइज। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। भारत और रसिया एक दूसरे की काफी मदद करते हैं डिफेंस क्षेत्र में, हथियारों के आदान प्रदान में। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट अपडेट देखा था, S-400 मिसाइल जो रसिया सप्लाई कर रहा था चाइना को, अब यहां पर रसिया ने अपनी सप्लाई को रोक दिया है। रसिया अब चाइना को S-400 मिसाइल सप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी हाल में ही भारत और रसिया के संबंध बहुत अच्छे हैं और भारत और चाइना के बीच जो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था गलवान घाटी में, जिसके तरह मतभेद गहरा गए थे। और एक और बात, यहां पर एक ट्रायंगुलर युद्धाभ्यास होना था जिसमें रसिया, इंडिया और चाइना, इन तीनों को भाग लेना था। लेकिन यहां पर इंडिया और चाइना के संबंध खराब हो गए हैं, इसलिए भारत ने रसिया उस मिलिट्री एक्सरसाइज में जाने से मना कर दिया है। अब आपको उस एक्सरसाइज का नाम बताना है जिसमें भारत ने रसिया की उस मिलिट्री एक्सरसाइज में जाने से मना कर दिया है। और याद रहे, कल हमारी विनर्स की लिस्ट आएगी, तो आपको आज राइट आंसर जरूर देना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। यहां पर भारत ने हाल में ही किस देश के साथ एडवांस AK-47 203 राइफल की डील पक्की की है? तो यह राइफल भारत किस देश के साथ परचेस करेगा? और इसका नाम है AK-47 203। तो आप देखिए, ये हैं रसिया के प्रेसिडेंट, इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। तो भारत AK-47 203 किस देश से लेने वाला है? रसिया से। रसिया जैसे कि हथियारों का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, सभी देशों को मैन्युफैक्चरिंग करके बेचता है, लेकिन यह पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसने नो आर्म्स सप्लाई लिस्ट में डाल रखा है। अब यहां पर बात करी जाए इस राइफल, तो इस राइफल की जो है विशेष खासियत है, यह हिमालय की ठंडे इलाकों में जाम नहीं होगी। क्योंकि भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? भारत की सबसे बड़ी चैलेंज है यहां की जियो लोकेशन। भारत की जियो लोकेशन क्या है कि जो सियाचिन ग्लेशियर में ऐसे हथियार हमें चाहिए हैं जो मौसम के प्रतिकूल काम करें। तो यहां पर राइफल में 7.62 mm की गोली यूज की जाएगी और इसका वजन लगभग 4 किलोग्राम होगा। यह बहुत लाइट वेटेड राइफल है। और इसका जो राइफल के जनक कौन है? अगर पूछा जाए AK-47 राइफल सबसे पहले किसने बनाई थी? तो मिखाइल कलाशनिकोव ने यह राइफल बनाई थी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने पबजी एक मोबाइल गेम है, इसके समेत 118 ऐप को बैन कर दिया है। अब यहां पर यह बताना है कि इसे किस कानून के तहत बैन किया गया है। तो आप सबसे पहले समझिए, यह बहुत ही एडिक्टिंग गेम था, बहुत ही इसकी हैबिट पड़ जाती थी। बहुत से युवाओं ने अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठा इस गेम के चक्कर में। तो पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप को, चाइनीज ऐप को भारत ने हाल में ही बैन कर दिया है। और यह किस अधिकार के तहत किया है?
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सीधे सीधे क्वेश्चन तो नहीं होंगे, वहां पर कहीं ना कहीं आपसे टेक्निकल टर्म जरूर पूछा जाएगा। इसलिए याद रखें कि आप किसी भी खबर को समझें तो उसके पीछे का टेक्निकल रीजन जरूर समझें। अब आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब होना है? 15 दिसंबर 2020 को। तो आप बढ़िया से लग जाइए और मेरी डेली करंट अफेयर्स सीरीज को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है आपको एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन जरूर देगा। तो इसलिए इसे जरूर फॉलो करते रहिए। और इसी के साथ साथ 2 बजे आपको क्या दिया जाता है? 2 बजे आपको मिलता है मैथ का सेक्शन, तो उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर के साथ शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? तो आपको मैं सबसे पहले डिटेल्स में बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन में शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। पंचामृत में बेसिकली क्या होता है? दही। और दही कैसा होता है? एसिडिक। तो इससे क्या हो रहा था, जो शिवलिंग की प्रतिमा है यह महाकालेश्वर की, आप देख पा रहे होंगे फोटो, उज्जैन में लोकेटेड है। और शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने के कारण इसकी क्षरण हो रहा था। ये जो शिवलिंग की प्रतिमा है उसका क्षरण हो रहा था। तो हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। और यह महाकालेश्वर मंदिर 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अब इसके बारे में आपको बता दूं कि यह फैसला क्यों सुनाया है। तो महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु गर्भगृह तक जाकर शिवलिंग को छूकर भगवान का आशीर्वाद लेते थे और वहां पर पंचामृत चढ़ाते थे। पंचामृत में बैसिलस नामक दही में एसिड होता है और जिसके कारण इसका क्षरण हो रहा था। तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय कैबिनेट ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए राजभाषा विधेयक 2020 मंजूरी दी है, जिसके तहत उर्दू, कश्मीर, डोगरा, हिंदी, अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा होंगी? तो यहां पर उस राज्य का नाम बताना है जिस केंद्र शासित प्रदेश ने राजभाषा विधेयक 2020 के तहत इतनी भाषाओं को आधिकारिक रूप से शामिल करने की घोषणा की है। तो यहां पर यह की है J&K ने, जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। बात करें तो किसने किया, तो हमारी जो सेंट्रल मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह घोषणा की। और यहां पर बात की जाए इस विधेयक में क्या क्या है, उर्दू, कश्मीरी और डोगरा, हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं शामिल की जाएंगी। और इस बैठक में बताया गया कि जम्मू कश्मीर की जनता की मांग पर यह किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2021 में होने वाली साइकिल समिट की मेजबानी पहली बार किस देश को मिली है? तो यह मिली है हमारे देश भारत को। 2021 में साइकिल समिट होने जा रही है और इसकी मेजबानी भारत करेगा। भारतीय साइकिलिंग के लिए, जो भारतीय साइकिलिंग महासंघ है उसके लिए साइकिलिंग समिट की मेजबानी करने का दायित्व दिया गया है। और यह कब होगा? 1 सितंबर को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में पहली साइकिल समिट आयोजन करेगा। तो जो आयोजन है वहां तक पहले साइकिल राइड वहां तक पहुंचेगी। और साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम पूछा जा सकता है। तो साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं परमिंदर सिंह ढींसरा। और यहाँ का जो हेडक्वार्टर है वह हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वह दिल्ली में लोकेटेड है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर हेड का नाम पूछा जा सकता है, तो हेड है परमिंदर सिंह ढींसरा और यह भारत को पहली बार 2021 में यह दायित्व मिला है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक हाल में ही बहुत ज्यादा फेमस हुई है और इसके बारे में आपको मैं बताऊं, यह पुस्तक के लिखने वाले व्यक्ति महानुभाव ये रहे आपकी स्क्रीन पर। और हाल में ही इनका नाम किसके साथ जोड़ा जा रहा है? सुशांत सिंह राजपूत केस के साथ जोड़ा जा रहा है। इसमें हम बात करें तो यहां पर सुशांत सिंह राजपूत को नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा। नेपोटिज्म क्या है डियर एस्पायरेंट? नेपोटिज्म है हमारे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वह कहां लोटेड है? मुंबई में। अब किसी को भी अगर फिल्म इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना है तो उसे मुंबई जाना पड़ेगा, लेकिन मुंबई पर इन लोगों ने पहले से ही ऐसा राज कायम कर रखा है, कोई भी नया कलाकार वहां पर सेटअप होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसे कहा जाता है नेपोटिज्म। और द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक हाल में लिखने वाले व्यक्ति कौन है? करण जौहर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉक्टर एस पद्मावती का 29 अगस्त को कोरोना वायरस से निधन हो गया, वह किस लिए जानी जाती थी? तो आइए सबसे पहले मैं आपकी फोटो दिखाता हूं। इनकी फोटो है डॉक्टर एस पद्मावती और यह भारत की पहली हृदय रोग विशेषज्ञ जिसे कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट, भारत की सबसे पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी और इन्हें बहुत ही जाना माना कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता था। इनके बारे में बात करें, अमेरिका में कार्डियोलॉजी कॉलेज में इन्हें फेलोशिप दी गई थी और
यहाँ 103 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनको किस नाम से जाना जाता था? गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने सबसे पहले रंगून मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली, फिर यहाँ इंग्लैंड में कार्डियोलॉजी में इन्होंने डिग्री ली और उसके बाद दिल्ली आ गई और फिर दिल्ली में इन्होंने अपना प्रोफेशन चालू रखा। भारत में कार्डियोलॉजी के विकास के लिए डॉक्टर पद्मावती को कई सम्मान से नवाजा गया और हाल में ही 29 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेक्शन। आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करें, मोटिवेट जरूर किया करें और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि आपको लकी विनर बनाया जा सके। लकी विनर बनाने की शर्त है आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो, आप वीडियो अपने दोस्तों तक भेज दें, हम आपको लकी विनर बनाएंगे और जो लकी विनर हमारा बनेगा उसको RS20 हम गूगल पे या फोन पे के माध्यम से भेज देंगे। तो डियर एस्पायरेंट, आज का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।